चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 171 आपके सामने है। देखो स्टार्टिंग का जो ये आपके सामने एक सेंटेंस है, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, यहां तक ठीक है। इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर ये आपका कलर्ड पार्ट है। आई वुड हैव बीन एबल टू रीड बिफोर बेड टाइम, ठीक है, कि यदि ये जो कमरा है ये थोड़ा ब्राइटर होता, इसमें थोड़ी लाइट होती, तो मैं क्या कर पाता, मैं अच्छे से मैं सोने से पहले ठीक से पढ़ पाता। ये इसका मीनिंग आ रहा है। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हमने पहले भी कर लिया है, एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। हालांकि ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ वाला जो रूल है, इसीलिए जो है दोबारा से हम लोग जो है इसको करने वाले हैं। इफ का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। देखो इफ होता है, आप इस सेंटेंस को अगर देख रहे हो तो आप इसमें देखो कि आपका दो तरह, इस तरह से सेंटेंस आपका यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इफ आया, उसके बाद एक पार्ट सेंटेंस का, उसके बाद लगा है कॉमा, और उसके बाद देखो सेकंड पार्ट है और वो है पूरा फुल स्टॉप तक, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। अब आप एक चीज देखो कि इफ जो है इसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है, ध्यान देना, इफ के जस्ट बाद वाला सेंटेंस मतलब यहां से लेकर राइटर तक, ये आपका कहलाता है कंडीशनल, ध्यान देना, ये आपका कहलाता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है ना। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। अच्छा, इसको जो है हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सबऑर्डिनेट क्लॉज इसको कहा जाता है, या थोड़ी और सरल भाषा में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस, सपोर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसको? सपोर्टिव सेंटेंस, ठीक। अब आप यहां पर देखो नेक्स्ट का जो, ये तो था हमारा इफ के जस्ट बाद वाला सेंटेंस, ठीक है। तो इफ के जस्ट बाद वाला सेंटेंस हमारा होता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब इफ के आगे वाला जो है, मतलब ये इसके बाद, कंडीशनल के बाद ये आपका होता है मेन क्लॉज। क्या है? मेन क्लॉज, या इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल क्लॉज इसको कहा जाता है, या आपका एक तरह से मेन सेंटेंस आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। अब देखो दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ध्यान देना दोस्तों, अगर आपका ये, ध्यान देना, अगर आपका ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ये अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट किसमें है? फ्यूचर परफेक्ट में है, तो आपका कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, यदि आपका मेन क्लॉज या मेन आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट में है, तो कंडीशनल सेंटेंस आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यानी फॉर्मूला देखो, फ्यूचर परफेक्ट का क्या मतलब है? फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है तो या तो वुड, ठीक है, या फिर शुड, ठीक है, वुड, शुड, कुड, और उसके बाद आता है हैव, और उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उस कंडीशन में आपका ये सेंटेंस क्या होगा? ये आपका हैड होगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। यहां पर आप देखो हमारे क्वेश्चन में, इफ द रूम हैड ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड बिफोर बेड टाइम। तो देखो ये आया आपका वुड, ठीक, उसके बाद हैव, और उसके बाद बीन जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। मेन वर्ब का आपका थर्ड वाला फॉर्म है। इसका मतलब ये हमारा जो मेन क्लॉज है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा, कौन सा? कंडीशनल जो सेंटेंस है ये हमारा होने वाला है हैड प्लस V3। मतलब क्या होगा? इफ द रूम हैड ब्राइटर, तो देखो हैड तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन हैड के बाद क्या आना चाहिए? हैड के बाद यहाँ पर आना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब राइट हमारा आंसर यहाँ क्या होना चाहिए? इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, इस तरीके से होना था,
क्या होना था? इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड बिफोर बैड टाइम। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो ब्राइटर शब्द है ये तो आपका एडजेक्टिव है। आपको क्या चाहिए? हैड, और हैड के जस्ट बाद में आपको वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म चाहिए। देखो जरा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन जो हमने करेक्शन किया ये वाला ऑप्शन में है या नहीं है? देखो, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, देखो यहां पर इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, ये आपका दोस्तों राइट आंसर है। अच्छा, इसका एक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि इफ, देखो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इफ प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपका ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस मेन वर्ब। ठीक है, या तो इस फॉर्मूले से लगा सकते हो जो कि यहां पर है। देखो इफ द रूम, ठीक है, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन और उसके बाद दूसरे अदर वर्ड्स, या तो ऐसे कर सकते हो या फिर एक और तरीका है। वो क्या तरीका है? देखो ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये कब होगा? शुरुआत आप ऑक्सिलरी वर्ब से या हैड से कब करोगे? जब इफ नहीं होगा। जब इफ नहीं होगा, विदाउट इफ आप इसको कैसे लिख सकते हो? हैड द रूम बीन ब्राइटर। मतलब अगर आप ऐसे लिखते हो, ध्यान देना, हैड द रूम बीन ब्राइटर, ठीक है ना, अगर आप ऐसे लिखते हो हैड द रूम बीन ब्राइटर, वो भी करेक्ट है, और इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, ये भी करेक्ट है। देखो यहां पर दिया है क्या? देखो हैड द रूम ब्राइटर है, अगर यहां पर बीन होता, अगर यहां पर बीन होता तो ये भी राइट हो जाता। मतलब ये मान के चले दोस्तों कि अगर आपके ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक है ना, ध्यान देना, सपोज ये ऑप्शन आपका नहीं दिया होगा, इसके अलावा कुछ और दिया होता, ये होता कि इफ द रूम हैड ब्राइटर, या इस तरीके से कुछ होता, या इफ द रूम बीन ब्राइटर, इस तरीके से होता, और यहां पर आपका बीन लिखा होता, तो उस कंडीशन में आंसर हमारा सी होता। क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है ना, क्लियर हो रही? समझो, आप इस कंसेप्ट को क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है ना, याद रखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो देखो इफ, सबसे पहले तो ये सब कब देखना है? जब हमारा इफ आ गया, ठीक है ना, इफ हमारा आता है। अब जैसे ही इफ आता है, इफ के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है आपका वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना, कंडीशनल कहलाता है। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको कंडीशनल के बारे में दे देता हूं दोस्तों, इसको कभी भी आपको फ्यूचर टेंस में नहीं लगाना है। कंडीशनल सेंटेंस कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। मतलब इफ के बाद डायरेक्ट सेंटेंस में कोई भी विल वगैरह नहीं आएगा, विल शैल नहीं आएगा। ठीक, देखो यहां पर, तो इफ कंडीशनल सेंटेंस, फिर मेन सेंटेंस। ठीक है, अगर हमारा मेन सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में है, मतलब वुड हैव, शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में हमको करना है प्रिंसिपल ये कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, हैड प्लस V3 हो जाएगा। आई वुड हैव बीन एबल टू रीड, तो ये हो जाएगा इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको कर लोगे, क्योंकि बीन जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट में। बिल्कुल आप, मैं चाहूंगा डी वाला हमारा आंसर है, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, जब तक ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो आप देखें और आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं दोस्तों, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये आपका फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब का आपका क्वेश्चन है। तो आप देखें कि चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, और चारों ही अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स है। लुक फॉर, लुक थ्रू, सी थ्रू, कम अक्रॉस, इस तरीके से चार आपके अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर समझते हैं। आप देखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट ही कुड नॉट लुक हिज लेंथी प्रोजेक्ट इन द डार्क रूम। देखो क्या इसका मीनिंग आ रहा है
कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, जो बिजली है या लाइट है उसके एब्सेंस में या उसके ना होने के कारण ही कुड नॉट लुक, वो नहीं देख पा रहा, वो नहीं देख पा रहा है क्या, हिज लेंदी प्रोजेक्ट, उसका जो बड़ा सा प्रोजेक्ट है उसको वो देख नहीं पा रहा है। कहां पर? इन द डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे के अंदर। मतलब सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इसका हमको रिप्लेसमेंट देखना है, हमको ये देखना है कि इस वर्ड में कोई चेंज या कोई रिप्लेसमेंट होना, रिप्लेसमेंट लग रहा है या फिर ये नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है ना। तो देखो लुक जो वर्ड है, ध्यान देना दोस्तों, लुक जो वर्ड है इसका मतलब होता है देखना। ठीक है, क्या करना? देखना। अब इसके बनते हैं अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स, जैसे आप देखो लुक फॉर या लुक थ्रू या सी मतलब भी देखना ही होता है। तो इनके जो है एक लुक जो वर्ड है आपका, इसको हम रूट वर्ड बोलते हैं या मेन वर्ड बोलते हैं और उसके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन लग जाता है। लेकिन वो जो नया वर्ड आपका फॉर्म होता है, जैसे ये फॉर्म आपका हुआ लुक फॉर। ठीक है, तो अब लुक फॉर का मतलब देखना नहीं होगा, ध्यान देना दोस्तों। लुक फॉर का जो मीनिंग है वो कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो लुक फॉर का मतलब होता है सर्च। क्या मतलब होता है? सर्च समथिंग, किसी की तलाश करना। तो यहां देखने से मतलब नहीं है, यहां तलाश करने का यहां पर मीनिंग आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लुक थ्रू की बात करें, है ना, तो लुक थ्रू का जो मीनिंग है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि किसी को क्या कर देना? टाल देना। ठीक है ना, टालना, या आप बोल सकते हो उसको इग्नोर करना। ठीक है, नजरअंदाज कर देना जिसको बोलते हैं। ठीक है, और सी थ्रू जो है, सी थ्रू का यहाँ पे मीनिंग होता है आंखों से देखने से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब होता है कि आप बोल सकते हो टू सी टिल द एंड। ठीक है, टू सी टिल द एंड, या फिर आप बोल सकते हो उसको कि टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू टिल द फिनिश। क्या मतलब है इसका? कि जब तक वो कोई कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक उसको क्या करना? उसको कंटिन्यू करना, उसको सी थ्रू करना, है ना। जैसे आई हैव सीन थ्रू माई प्रोजेक्ट, या फिर देखो सी थ्रू का जो मीनिंग है कि एक्चुअल में उस कार्य को जो है अंत तक करना, आखिरी समय तक करना, है ना, वो उसका मीनिंग निकल कर आ रहा है यहां पर। एक्सक्यूज मी, देखो क्या यहां पर क्या मीनिंग हो रहा है कि देखो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट he could not able to see through his lengthy project in the dark room। इसका मतलब वो उसका जो पूरा जो बड़ा सा लेंदी प्रोजेक्ट है उसको सी थ्रू नहीं कर पाया, मतलब उसको पूर्ण नहीं कर पाना, है ना। सी थ्रू का मतलब होता है टू कंप्लीट। आप अगर एक दो वर्ड में इसको समझे तो ये इसका मीनिंग आ जाएगा कि उसको पूरा करना। सी थ्रू का मतलब होता है उसको पूरा करना या उसको एंड तक लेकर जाना। तो यहाँ पर उस हिसाब से हमारा ये सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, और लुक यहाँ पर हमारा रॉन्ग वर्ड है। उसके बदले जो राइट मीनिंगफुली जो वर्ड आता है वो है आपका सी थ्रू। ठीक है, अच्छा देखो कम अक्रॉस का मतलब होता है टकराना। क्या मतलब होता है? टकराना, अचानक किसी से मीटिंग होना, एकदम सडन मीट। ठीक है, आप बोल सकते हो सडनली मीट समवन। अचानक से आप मान लो किसी दूसरे शहर में हो और अचानक से उससे आपकी मुलाकात हो गई, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो आई कम अक्रॉस, है ना। आप बोल सकते हो आई कम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन दी या ऑन दी रेलवे प्लेटफॉर्म। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मैं अपने एक पुराने से दोस्त से रेलवे प्लेटफॉर्म पर उससे मेरी मुलाकात हो गई। एक सडन मीटिंग जो हो जाती है, सडनली हम लोग जब किसी से मिल लेते हैं तो उसको हम लोग कम अक्रॉस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा नहीं होगा और राइट हमारा जो ऑप्शन है सी वाला है। आप देखो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट ही कुड नॉट सी थ्रू हिज
लेंदी प्रोजेक्ट इन द डार्क रूम। और ये जो सी थ्रू है तो ये आंखों से देखने का से रिलेटेड है ना, सीइंग थ्रू, विजन से रिलेटेड यहाँ पर ये वर्ड का मीनिंग आ रहा है, देखने से रिलेटेड ये मीनिंग यहाँ पर आ रहा है, जिसमें विजन की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके लिए आपका सी थ्रू जो है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 173। आई होप यू वांट ऑब्जेक्ट टू मी वॉचिंग व्हाइल यू वर्क। क्या इसमें बताया जा रहा है? देखो इसका मीनिंग थोड़ा सा हम लोग पहले समझते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि आई होप यू वांट ऑब्जेक्ट, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात पर क्या नहीं करोगे, तुम्हें इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तुम इस बात पर बुरा नहीं मानोगे। क्या? टू मी वॉचिंग while you work, की to me watching, मैं देखूं जब तुम कार्य करो, इस तरह का यहाँ पर कुछ सेंस आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो कि you want object to me, अब to जो है उसके बाद यहाँ पर आपका लगा है me। अब ये me जो है दोस्तों ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ये आपका कहलाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन या सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन या एक और होता है पॉजेसिव केस प्रोनाउन। काफी सारे बच्चों को जिन्होंने मेरा केस का प्रोनाउन में जो केस का चैप्टर जिन्होंने देखा होगा उनको ये आइडिया पहले से है, काफी सारे बच्चों को इसका आइडिया नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि ये केसेस क्या होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी हमने जो है पीछे हमने किया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस की का जो कंसेप्ट है उसकी स्टडी करना। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग वो केस थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखो प्रोनाउन, ध्यान देना, प्रोनाउन और उसमें ये जो केस है उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। अब केस को हिंदी में कहा जाता है कारक। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। अब ये जो केसेस होते हैं बहुत तीन तरह से हम लोग इनको डिवाइड कर देते हैं। देखो सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव केस, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? सब्जेक्टिव केस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस और उसके बाद जो है एक होता है पॉजेसिव केस। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया किसका? ही। ठीक है, ही जो शब्द है दोस्तों ये आपका सब्जेक्टिव केस है। ठीक है ना। अब इसका जो है हिम, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस वर्ड हो जाएगा। मतलब एक ही शब्द को अलग अलग पोजीशन पर जब हम रखते हैं तो उसका स्पेलिंग जो है वो बदल जाता है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, नया वर्ड हो जाता है। ठीक है, और यहां पर आप देखो ये क्या हो जाएगा कि हिस। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। अब देखो यहां पर ये जो ही है इसकी प्लेस कौन सी है ये आप समझो। देखो ही हमारा यहां पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, एक कर्ता की तरह हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? ही की बात कर रहे हैं भाई। जिसकी बात करते हैं पूरे वाक्य के अंदर वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से ही जो है यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ठीक है ना। अब इसी का आप देखो, अगर मैंने लिखा आई लाइक, है ना, हिम, कई बार बोलते हो आप लोग आई लाइक हिम, आई लाइक हर, इस तरीके से, तो बड़ा कॉमन आपका ये सेंटेंस है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप देखो कि ये जो हिम जो आपका वर्ड है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कहलाएगा। क्या मतलब है इसका? कि यहां पर ये जो हिम है ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है दोस्तों? ऑब्जेक्ट की तरह। आप देखो आई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई के बारे में। उसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब और उसके बाद हिम जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब हिम जो वर्ड है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर हुई बात? उसी तरीके से आगे देखते हैं
हिज का क्या रोल है, देखो दिस इज हिज कार, ये उसकी कार है। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, देखो दिस वापस से आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और हिज जो है ये किसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्या पोजीशन शो करने के लिए, किसकी कार है, उस कार का पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, हिज का। मतलब यहां पर ये आपका पॉजेसिव केस प्रोनाउन ये आपका कहलाने वाला है दोस्तों, ठीक है। दिस इज हर प्लेस इस तरीके से, या हिज कार या हिज हाउस, हर हाउस, इस तरीके से जो भी आपके वर्ड होते हैं ये आपके यहाँ पर जो पोजीशन है ये इस पोजीशन के हिसाब से हम लोग इसको पॉजेसिव केस प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है। अब आप क्वेश्चन में देखो कि आई होप यू वांट ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू मी वॉचिंग, तो यहाँ पर मी वॉचिंग आपका जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। आई होप यू वांट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की यहां पर कोई बात नहीं हो रही है। ये जो प्लेस है दोस्तों ध्यान देना, ये आपका पॉजेसिव केस प्रोनाउन की ये आपकी जगह है। इसका मतलब मी जो है वो आपका बन जाएगा माय, मी का क्या बन जाएगा दोस्तों, माय बन जाएगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि आप देखो आई, ठीक है ना, आई और उसके बाद ये हो जाता है मी और इसका पॉजेसिव केस प्रोनाउन हो जाता है माय, ठीक है, आई मी माय। वैसे ही अगर वी होगा वी, ठीक है, अस, ठीक है, वी अस और आर, ओ यू आर, इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है, जगह की हमारे पास कमी है, वरना कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे दे, ठीक है, दे और उसके बाद देम और देयर, क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आप यहां पर देखो एरर आपको पता चली, एरर क्या है हमारा, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ये नहीं आने वाला है, यहां पर आपका पॉजेसिव केस प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि हम लोग यहां पर जो भी प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो इससे वॉचिंग से रिलेट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर टू आई वॉचिंग भी नहीं होगा, टू मी वॉचिंग भी नहीं होगा, टू माई वॉचिंग जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा टू की पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, टू यहां पर बिल्कुल बराबर है कि किस बात के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होना है, किस बात के लिए मना नहीं करना है, मेरे वॉच करने पर या मेरे वॉच करने के लिए, ठीक है, या मेरे वॉच वर्क करने को। तो इस तरीके से टू का जो मीनिंग है वो के लिए सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो टू बिल्कुल बराबर है, मतलब राइट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, टू माई वॉचिंग while you work। तो टू माई वॉचिंग का है, अगेंस्ट मी वॉचिंग नहीं, मी टू वॉच नहीं, टू माई वॉचिंग बिल्कुल ये आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। केवल माई वॉचिंग वो भी गलत हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट ये भी गलत। राइट आंसर दोस्तों आपका सी वाला टू माई वॉचिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू वांट ऑब्जेक्ट टू माई वॉचिंग व्हाइल यू वर्क, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें 174 का हमारा क्वेश्चन जो है। इस क्वेश्चन में दोस्तों पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर हम समझते हैं क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। आप देखें कि दे आर, क्या लिखा हुआ है इसमें, दे आर सोशल इंसेक्ट्स लिव इन कम्युनिटीज regulated by definite laws, each member of society bearing well defined and separate part in the work of a colony। क्या इसमें बताया जा रहा है कि ये कौन है, ये सोशल इंसेक्ट्स है, ऐसे इंसेक्ट हैं, ऐसे जीव हैं जो समाज में रहते हैं, जो सोशल का बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि जो सब मिलकर एक साथ रहते हैं, वो सोशल इंसेक्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप ध्यान से देखें कि इसमें कॉमा है आपके, ठीक है, सेंटेंस जो है आपके कुछ पॉज हो रहा है बीच में, देखो कैसे पॉज हो रहा है। दे आर सोशल इंसेक्ट, एक आपका ये हो गया, उसके बाद लिव इन कम्युनिटीज, फिर ये हो गया, उसके बाद रेगुलेटेड बाय डेफिनेट लॉज, और ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी बेयरिंग वेल डिफाइंड एंड सेपरेट पार्ट इन द वर्क ऑफ अ कॉलोनी। इसका मतलब जितनी भी ये बात इस सेंटेंस में की जा रही है वो किसके बारे में है दोस्तों, सोशल इंसेक्ट के बारे में। दोस्तों ये आपका इस पर्टिकुलर
जो फ्रेज है इसका जो आंसर है ये आपको मिलेगा इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग में, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पर जितने भी सेंटेंस यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, जितने भी सेंटेंस यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे सेंटेंस आपके सोशल इंसेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखो, सबसे पहले इनके बारे में क्या जानकारी हमको मिल रही है। हमको पता चल रहा है कि लिव इन कम्युनिटीज की ये एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक साथ एक ग्रुप में एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटेड बाय डेफिनेट लॉज, कि इनके जो है ये जो जीव है, ये जो इंसेक्ट है, इनके अपने कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं, डेफिनेट लॉज हैं जो ये सारे के सारे जो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आ रहा है कि ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी, हर एक जो मेंबर है सोसाइटी का उसमें वेल डिफाइंड और सेपरेट पार्ट है उसका टू वर्क ऑफ अ कॉलोनी। मतलब उस ग्रुप में जो कॉलोनी में ये रहते हैं हर एक मेंबर का वहां पर एक डेफिनेट काम है, वेल डिफाइंड एक वर्क है, ठीक है ना। इस तरीके से मीनिंग आ रहा है। अब आप यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है आपका लिव जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आपका क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहां पर ये जो पोजीशन है ये आपकी वर्ब की नहीं बनती है, ठीक है ना। ये पोजीशन आपकी या तो क्या होना चाहिए, कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्यों, देखो आप लिव इन कम्युनिटीज रेगुलेटेड, देखो ये रेगुलेटेड जो वर्ड है ये आपका वर्ब है कि कुछ फिक्स इसके लॉ है उससे वो रेगुलेटेड है। और ईच मेंबर ऑफ जो है उनके पास क्या है, बियरिंग वेल डिफाइंड और सेपरेट पार्ट है, उनके अलग अलग पार्ट हैं, हिस्से हैं। इसका मतलब यहां पर एक कंटिन्यूटी की हम लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक कंटिन्यूटी की बात हो रही है। आप समझो इसका मीनिंग कि सोशल इंसेक्ट्स हैं, लिव इन रहते हैं कम्युनिटीज में, तो लिव इन यहां पर गलत हो रहा है, इसके बदले हम लोग क्या कर देंगे, लिविंग, क्या कर देंगे दोस्तों, लिविंग इन कम्युनिटीज। क्यों, क्योंकि एक कंटिन्यूटी की यहां पर बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, वो एक कम्युनिटीज में रहते हैं और फिक्स डेफिनेट उनके लॉज हैं और हर एक मेंबर जो है उनके अंदर एक बहुत वेल डिफाइंड और सेपरेट उनका काम है, ठीक है, उनका एक पार्ट है उस कॉलोनी में। इसका मतलब यहां पर हमको लिविंग जो है वो लिव के बदले सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन वापस मैं रिपीट करता हूं, ऑप्शंस आप लोगों को नहीं देखना है, आपको कोशिश करना है एरर करेक्शंस की तरह इसको लें, तो आप ज्यादा अच्छे से इसको क्लियरली कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया बी वाला, लिविंग इन कम्युनिटी। देखो अगर ऑप्शंस देखोगे कंफ्यूज होगे, लिव्ड इन कम्युनिटी, विच लिव विद अ कम्युनिटी, टू लिव विद टू इन कम्युनिटी, बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा आपको। इसलिए मैं बता रहा हूं कि पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद ऑप्शन की तरह देखो, ठीक है ना, तो आपका आंसर आएगा बी वाला दोस्तों, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 175, ये भी हमारा जो है फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, और देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। आप देखें यहाँ पर क्या लिखा है, पहले इसको पढ़कर समझते हैं। एज ही डाइव्ड ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड, एज ही डाइव्ड ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड, he was horrified to see that the water was drained from the pool the night before। क्या इसका मीनिंग आ रहा है दोस्तों, आप देखो कि जैसे ही, देखो शुरुआत किससे यहां पर हो रही है, जैसे ही, एज से शुरुआत हो रही है ना। इसका मतलब यहां पर एक ये कंडीशनल सेंटेंस है आपका, ठीक है ना। एज से शुरुआत हुई या फिर इफ से शुरुआत होती है, तो ये बेसिकली कंडीशनल वर्ड है जो कंडीशनल सेंटेंस शो करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं जैसे ही वो क्या हुआ, डाइव्ड ऑफ हुआ। डाइव्ड ऑफ आपका दोस्तों क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। डाइव्ड ऑफ आपका फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है जम्प्ड, कूदा, ठीक है, जम्प्ड। तो जैसे ही वो कूदा, कहां से कूदा, ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड, जो स्प्रिंग का बोर्ड होता है, जो स्विमिंग पूल्स वगैरह में एक स्प्रिंग का बोर्ड होता है जहां से जंप करते हैं, ठीक है, तो वो वहां से जैसे ही कूदा, आगे देखो, ही वॉज हॉरिफाइड टू सी, वो इस बात को देखकर डर गया। किस बात को देखकर, कि that the water was drained from the pool the night before, कि वो जो पानी है
वो क्या था, पूल में से ड्रेन था, पूल से ड्रेन हो चुका था एक रात पहले। भाई जैसे ही वो डाइव उसने मारा स्प्रिंग बोर्ड से और वो ये देखकर हॉरिफाइड हो गया। अब हॉरिफाइड का मतलब होता है डर जाना, ध्यान देना दोस्तों, हॉरिफाइड का क्या मतलब होता है, डर जाना। और किस चीज को देखकर वो डर गया, वो इस बात को, इस चीज को देखकर डर गया कि ये जो पानी है वॉस क्या हो गया, ड्रेन्ड, वो ड्रेन्ड हो गया। ड्रेन का मतलब हो गया, होता है निकाला गया। क्या मतलब है, पानी जो है वहां से निकाला गया। कहां से निकाला गया, फ्रॉम द पूल। यहां पे फ्रॉम द पूल द नाइट बिफोर, उस रात, एक रात पहले, नाइट बिफोर मतलब एक रात पहले या पिछले रात को जो है वहां से पानी निकाल गया। तो ड्रेन फ्रॉम, कहां से, पूल से। तो यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों क्या, कि ये सेंटेंस हमारा जो है ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ध्यान देना दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा किसका है, पैसिव वॉइस का। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चला, दोस्तों आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो पता करने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। देखो मैं सिंपल सा बताता हूं। एक्टिव वॉइस में ध्यान देना, एक्टिव वॉइस में मोस्टली क्या होता है, आपका सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद सीधा आपका मेन वर्ब आता है, ठीक है ना। ध्यान देना दोस्तों, उसके बाद सीधा मेन वर्ब आता है और फिर आगे उसको हम अदर वर्ड्स बोल सकते हो या फिर कई बार ऑब्जेक्ट आता है। मतलब या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कोई दूसरे शब्द आ जाएंगे, ठीक है ना। पैसिव वॉइस की देखो, एक्टिव वॉइस तो नॉर्मल है, उसके ऊपर तो कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट पैसिव वॉइस के ऊपर बनते हैं। आप देखो तो पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका क्या होता है दोस्तों, जब भी आपका ये स्ट्रक्चर हो, कौन सा, आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब हो, ध्यान देना, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो और उसके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन हो, तो समझ जाओ कि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझना है। उसके बाद कोई नाउन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखो कि सबसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, उसके बाद प्रीपोजिशन हो और फिर नाउन हो। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब कैसे, या तो इज होगा या आर होगा या फिर एम होगा या वॉज होगा या वर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ भी आपके वर्ड हो, ठीक है, विल बी, शैल भी हो सकता है, अगर फ्यूचर में है तो विल होगा, ठीक है, विल बी होगा सॉरी, और शैल बी होगा, ठीक है ना। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और फिर कोई भी आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में आपका इन हो सकता है, बाय हो सकता है, टू हो सकता है, ठीक है। इस तरह के कोई प्रीपोजिशन आपके आ जाएंगे। यहां पर आप ध्यान से देखो, देखो एज ही डाइव्ड, ये तो आपका क्या है, आपका सिंपल पास्ट है, ये तो आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। कहां तक, यहां तक। इसके बाद आप देखो ही, ध्यान देना, ही वॉज, ये आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद देखो हॉरिफाइड, ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। टू सी, ये देखो आपका प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन, और ये कोई नाउन। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है ना। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब आगे भी जो कंटिन्यूटी चलेगी वो भी पैसिव वॉइस होगा, वो भी पैसिव वॉइस में होगा। आप देखो ही वॉज हॉरिफाइड टू सी दैट द वाटर वॉज ड्रेन्ड फ्रॉम। तो यहां पर इसका हमको क्या करना है, इसको हमको चेंज करना है। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो यहां पर वॉज ड्रेन्ड फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है ना, ये यहां पर वॉज ड्रेन्ड फ्रॉम नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको पैसिव वॉइस का बता दिया। अब मैं आपको एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज और ये बताता हूं। देखो यहां पर हमारा सेंटेंस चल रहा है पास्ट टेंस में, ये सेंटेंस हमारा पैसिव का पास्ट में चल रहा है और उसके बाद एक और पास्ट चल रहा है, देखो डबल पास्ट चल रहा है, ड्रेन का भी। देखो हॉरिफाइड, ये आपका एक एक्शन है पास्ट का, और ड्रेन होना वो भी आपका एक दूसरा एक्शन है। तो जब दो पास्ट के एक्शन होते हैं, ध्यान देना, तो दो जब पास्ट के एक्शन होते हैं तो वो वाला एक्शन जो पहले हुआ होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। मैं रिपीट करता हूं,
मैं रिपीट करता हूं, देखो व्हेन टू पास्ट actions occur, the action taken first will be in past perfect। ठीक है, जब दो एक्शंस होते हैं पास्ट में तो जो सबसे पहले जो एक्शन हुआ होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। तो यहां पर आप देखो दैट द वाटर वॉज ड्रेन नहीं होगा और इसके बदले वॉज के बदले यहां पर सही क्या होना चाहिए, हैड। और क्योंकि देखो पास्ट तो है, ध्यान देना पास्ट परफेक्ट तो है लेकिन उसके साथ साथ पैसिव वॉइस में भी है, तो मतलब दोनों सिस्टम आपका लगने वाला है। पास्ट परफेक्ट तो लगना है, उसके साथ पास्ट का पैसिव फॉर्म लगना है। तो पास्ट का पैसिव क्या होगा, हैड, उसके बाद बीन, ठीक है, हैड, और उसके बाद हम लोग इसको यहां लिख देते हैं, क्या होगा, हैड, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आपका सही होने वाला है। तो हैड बीन बताओ जरा कहां है, देखो हैड आपका यहां पर है और बीन आपका यहां पर है, और उसके बाद ड्रेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्ब का यहां पर थर्ड फॉर्म होना है, और ड्रेन यहां पर बिल्कुल अकेला नहीं यूज करेंगे, उसके बदले ऑफ, ड्रेन ऑफ। ड्रेन ऑफ का मतलब होता है निकाला जाना। ड्रेन ऑफ का क्या मतलब होता है दोस्तों, उसको बाहर निकालना, उस तरह का सेंस हो रहा है। इसका मतलब ये सी वाला जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके अंदर दो आपके कंसेप्ट जो है मैंने आपको बताए, दो कंसेप्ट बताए, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करूंगा क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है उलझ गए होंगे पैसिव वॉइस में और उसमें, तो फिर से मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो एक चीज समझो आप कि ये आपका जो सेंटेंस है ये किस में है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का क्या मैंने बताया कि सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और फिर प्रीपोजिशन आता है। देखो ये ही वॉज हॉरिफाइड टू सी, इस तरीके से। फिर आपको देखना है कि इस सेंटेंस में दो पास्ट की एक्शन हो रही है। एक तो हॉरिफाइड मतलब वो डर गया, और किस बात से वो डर गया कि पानी सारा का सारा पूल से नहीं था। तो भाई पहले तो उसने पानी देखा कि पूल में नहीं है और फिर वो डरा, ठीक है, पहले तो उसने देखा फिर वो डरा, मतलब जो पहली एक्शन क्या हुई कि पानी पूल में नहीं था, इसका मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट के पैसिव फॉर्म में। तो हैड, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रेन्ड, और ड्रेन के साथ जो है फ्रॉम नहीं लगेगा, यहां पर फ्रॉम भी रॉन्ग है, इसके बदले हम लोग लगा देंगे ऑफ। तो ये सही हमारा क्या हो जाएगा, हैड बीन ड्रेन्ड ऑफ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आप देखो पढ़कर देखो पूरा स्टार्टिंग से। एज ही डाइव्ड ऑफ, जैसे ही, देखो यहां पर भी ऑफ आपको एक हिंट मिला हुआ है, इसकी मदद से भी आप ऑफ लगा सकते हो कि जैसे ही वो कूदा है ना, जैसे ही वो किससे कूदा, स्प्रिंग बोर्ड से कूदा, ही वॉज हॉरिफाइड टू सी, वो इस बात को देखकर एकदम हॉरिफाइड हो गया, डर गया, दैट कि द वाटर हैड बीन ड्रेन्ड ऑफ द पूल द नाइट बिफोर, एक रात पहले ही पानी वहां से निकाला जा चुका था। क्या हो रहा है, पानी जो है वहां से निकाला जा चुका था, इस तरह का यहां पर सेंस हो रहा है। मतलब आंसर हमारा जो है दोस्तों सी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए